ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देती, राइट। ये चार्ट हमें हेल्प करेगा कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहिए जब हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं वो कौन कौन सी हैं? वर्ड्स का गलत यूज करना, ग्रामर का गलत यूज करना, एनकोडिंग डिकोडिंग गलत करना, सिंबल का गलत यूज करना, है ना। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो बट अगर आपने वर्ड्स का गलत यूज किया, अगर आपने ग्रामर का गलत यूज किया, एनकोडिंग डिकोडिंग गलत की, तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उसके अंदर अब डिटेल से देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। आपने किसी को मैसेज करना है या आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या उसको मैं एक्सप्रेशन सही दे रहा हूँ, समझ रहे हो। जैसे एक्सप्रेशन क्या है, माउथ जो होता है हमारा, पूरा माउथ हमारा एक एक्सप्रेसिवनेस को दिखाता है कि हम खुश हैं, नाराज हैं, समझ रहे हो, हम एक्साइटेड हैं, क्या है। तो एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे मैसेज को एक बेटर कन्वे करता है। तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए? एज अ सेंडर ऑफ द मैसेज एग्जैक्ट टू द मैसेज की टोन के हिसाब से होना चाहिए, मैसेज की क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका एक्सप्रेशन ठीक नहीं है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। दूसरा है सिंबल का यूज करना। कभी कभी ऐसा होता है हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बट हम फुल स्टॉप लगा देते हैं जब हम कई लेटर लिख रहे हैं, समझ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है हम वहाँ पे सेमीकोलन यूज करना चाहते हैं बट हम वहाँ पे क्या, कॉमा यूज करते हैं। तो जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स, उनका भी एक डेफिनेट मीनिंग है, राइट। तो सिंबल का यूज करना भी एक तरीके का क्या है, एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने का तरीका है। अगर आपने सिंबल को गलत यूज कर लिया तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास है फॉल्टी ट्रांसलेशन। क्या है इसके अंदर? फॉल्टी ट्रांसलेशन के अंदर आप कभी कभी क्या है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो लैंग्वेज कन्वर्सेशन, समझ रहे हो। जैसे आपको किसी ने इंग्लिश में कम्युनिकेट किया, आपने कोई लेक्चर देखा हो इंग्लिश में था, आप उसको क्या नहीं कर पाए, आप उसको जो है ट्रांसलेट सही नहीं कर पाए, या जिस वे में वो कम्युनिकेट करना चाहता था सेंडर, आप उस वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन को क्या बनाने में, इफेक्टिव बनाने में। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती हैं? आप कोई चीज पहले से ही जो एज्यूम कर लेते हो। जैसे मान के चलो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो या क्लास में टीचर का लेक्चर अटेंड किया हो, ठीक है। तो आपको लगता है सर वही पढ़ाने वाले हैं जो मुझे ऑलरेडी आता है। तो ये अजम्पशन जो है आपकी गलत हो सकती है, समझ रहे हो। जो मैं आपको यूनिक सिखाने वाला था, एक नया एक टॉपिक सिखाने वाला था, उसको आपने मिस कर दिया। तो ये अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस है। इससे कम्युनिकेशन क्या हो गया, हमारा बैरियर क्रिएट हो गया। उसके बाद है टेक्निकल जॉर्गन्स। टेक्निकल जॉर्गन्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन करते टाइम कुछ ऐसे सिंबल का यूज करना या ऐसी कोई लैंग्वेज यूज करना जो टेक्निकल है। जैसे मान के चलो अकाउंट्स की टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो अकाउंट्स का पर्सन ही समझ सकता है। व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज ड्राइंग, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो सेम फील्ड का पर्सन समझ सकता है। तो जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि उस टेक्निकल टर्म को यूज करना सही है उस टाइम, समझ रहे हो। तो उस टेक्निकल टर्म का यूज आप तभी कर पाओगे जब सामने वाला उस टेक्निकल बात को समझता है। अगर वो नहीं समझेगा तो फिर कम्युनिकेशन करना बेकार है। उसके बाद हमारी आती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अभी मैंने पढ़ाया था माउथ एक्सप्रेशन। आपकी पूरी बॉडी जो है, आप कैसे खड़े होते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे किसी को रिप्लाई करते हो, तो ये पूरी बॉडी जो है एक अपने आप में एक स्पीकिंग पर्सनालिटी है। तो बॉडी का गेस्चर जो है, आउटलुक जो है, इसका भी आपका अकॉर्डिंग टू योर मैसेज होना चाहिए। जैसे टीचर का खड़े होने का स्टाइल, स्टूडेंट के खड़े होने का स्टाइल, समझ रहे हो, पेरेंट्स के खड़े होने का स्टाइल और एक बच्चों का खड़े होने का स्टाइल। तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज अपने आप में क्या है, मैसेज को कन्वे करती है। क्लियर हो गए यहाँ तक आपको? ये हमारे हो गए सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? साइकोलॉजिकल करें अब। साइकोलॉजिकल में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? देखो, साइकोलॉजिकल में आ रही है आपकी मेंटल से रिलेटेड। मेंटल का मतलब आपने कैसी गलती कर दी है, आपका माइंड जो है ना, मतलब एज अ लिसनर है,
आप एज अ माइंड, जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, आपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट तो कर दी, लिंक तो क्लिक कर दिया, बट आपका माइंड कहीं और है, आप किसी सीनरी को देख रहे हैं, आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो सामने खड़ा है आपके, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, जिससे आप और मेरी बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या क्या इश्यूज है, देखो सबसे पहला आ गया हमारे पास लैक ऑफ अटेंशन। अब ध्यान ही नहीं है आपका, तो क्या फायदा, आपने क्लास लॉगिन तो कर ली बट आपका ध्यान ही कहीं और है। तो अटेंशन देना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है। दूसरा है ट्रस्ट करना टीचर पे। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा नहीं, पता नहीं टीचर एक्सपीरियंस है या नहीं, समझ रहे हो, तो ट्रस्ट नहीं हो अगर, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर। उसके बाद प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, अभी मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बताया था प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, आप अजम्पशन ले रहे थे, अब आप यहाँ पे कर रहे हो प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, पहले से इवैल्यूएट करना कि आगे क्या होगा, आगे ये क्या बोलेगा, आगे कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो कभी कभी इवैल्यूएशन पहले से कर लेना हमारे लिए गलत साबित होता है, हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देता। उसके बाद इसी में कैटेगरी आती है एक लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। ये क्या प्रॉब्लम आ गई, लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब है, सपोज करो कोई लेटर है या कोई मेल है, मेल के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ है, आपने उस लेटर को ही खो दिया, समझ रहे हो, या उसको आप ध्यान ही नहीं रख पाए कि आपको कोई काम करना था, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बॉस ने आपको मेल किया कि मुझे 11 बजे ये फाइल दे दो या ये मुझे डेटा दे दो, आप उसको भूल गए, एक प्रॉब्लम हो सकती है, या आप उसको रिट्राइव नहीं कर पाए, रीड ही नहीं कर पाए, समझ गए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्या होती हैं, बॉस और आपके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेगी। ये हो गई हमारी कौन सी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। बताओ यहां तक कोई इशू। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम देखो कौन सी है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम में जैसे आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां की पॉलिसी अच्छी नहीं है, रूल्स अच्छे नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी स्कूल में आप ज्वाइन करते हो, तो हो सकता है उस स्कूल की पॉलिसी आपको स्ट्रिक्ट लगती हो, बहुत ही ज्यादा टफ पॉलिसीज हो, या रूल्स ऐसे ज्यादा खतरनाक है कि आप और टीचर के बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप बन के आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम के अंदर डील करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, देखो सबसे पहले तो वही आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी खराब है, रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक नहीं है, और फैसिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए वो फैसिलिटी ठीक आपको लगती है कि नहीं है। जैसे मान लो चलो पॉलिसी ऐसी है कि आपको मंडे अलग ड्रेस पहन के आना है, फ्राइडे अलग ड्रेस पहन के आना है, तो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए पॉलिसी अच्छी ना लगती हो, समझ गए। तो इससे स्टूडेंट और पेरेंट्स और टीचर एसोसिएशन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रूल्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको सूटेबल नहीं लगते। फैसिलिटीज जो है, जैसे मान लो वाटर की फैसिलिटी वहाँ पे, पार्किंग की फैसिलिटी, गेम खेलने की फैसिलिटी, ग्राउंड की फैसिलिटी वहाँ नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो वो हमेशा आपके और टीचर के बीच में क्या करेगा, कम्युनिकेशन बैरियर को क्रिएट करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है। और क्या हो सकती है, स्टेटस का मतलब है आपको ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो वो पोजीशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो। इसको हम बोल सकते हैं, जो मास्लो ने बताया भी था कि जो मुझे लेवल कंपनी में मिलना चाहिए वो लेवल मुझे नहीं दिया गया, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पोजीशन, दैट स्टेटस। तो कम्युनिकेशन बैरियर बन गया। कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब बिजनेस में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। किस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज की कि मुझे जो है फ्रीडम नहीं है, मुझे जो है ऑटोनॉमी नहीं है, मुझे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको लगती है तो ये हमेशा आपके और बॉस के बीच में क्या क्रिएट करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा। तो ये हमारे पास हो गई ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। करें पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या कहते हैं, पर्सनल मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल क्या है, जैसे मान लो आपका मूड ऑफ है, या आपका नेचर ही ऐसा है, या आपका नेचर क्या है, डरावना है, डरावना जैसे आप फियर के साथ काम करते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके और आपके बॉस के बीच में बैरियर का काम करेगा। तो इसके अंदर डिटेल से देखते हैं क्या कहता है ये पॉइंट। पहला कहता है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। अब बॉस आपको काम दे रहा है तो आपको फियर हो रहा है, किस चीज का फियर हो रहा है कि मैं काम को पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो, क्या ये काम टाइम से फिनिश कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी आपको हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। अब बॉस का कैसा है, बॉस का यहाँ पे
पर्सनल प्रॉब्लम है कि बॉस को ही अपने एम्प्लॉय पे क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, समझ रहे, उसके कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कि उसके सुपीरियर जो है, उसके जो नीचे काम करते हैं वो काम को फिनिश कर पाएंगे या नहीं, ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अब ये किसके एंगल से, एम्प्लॉय के एंगल से। एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि जितनी सैलरी मुझे बॉस दे रहा है उससे कहीं ज्यादा मुझे मिलनी चाहिए, या आई डिजर्व मच मोर सैलरी देन व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन और बॉस। तो ये लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव की जो फीलिंग है आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि पर्सनल इसलिए क्योंकि बॉस को लगता है कि आप जितने कैपेबल थे उतना आपको सैलरी कंपनी दे रही है। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम है आपकी पर्सनली प्रॉब्लम क्या है, अनविलिंगनेस टू वर्क। आप काम को ही नहीं करना चाहते, यू आर अनविलिंगनेस, आपकी विलिंगनेस ही खत्म हो चुकी है कम्युनिकेट करने की विलिंगनेस। जो आपको काम मिलता है आप करते हो, प्रेशर समझ के करते हो और उसको रिप्लाई करते हो। तो ये अनविलिंगनेस वाला जो काम है आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम किसी भी हेडिंग में? चलें आगे। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बैरियर। अभी हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अब हम देख रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसका सोल्यूशन यही है, जो प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं उसको पॉजिटिव वे में लो और उसकी वीकनेस को खत्म करो। तो नाउ वी विल डिस्कस मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बैरियर। तो मेजर्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है ना। तो पहला है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। अब ये क्लैरिफाई क्या है, जैसे मान लो एज अ ट्यूटर मैं कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसके बाद हम कंट्रोलिंग शुरू करेंगे, तो इट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कि आई शुड क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर और कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर और बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट चैप्टर। तो क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, आप पहले क्लैरिफाई कर दो कि आप क्या बोलने, बताने, समझाने वाले हो, तो इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। उसके बाद दूसरा है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ रिसीवर। अब रिसीवर जो है जिसे आप मैसेज भेज रहे हो उसकी नीड क्या है, सपोज करो उसके मन में है उसे शुरू करनी है सेकंड बुक, वो चाहता है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कराओ, तो मुझे उसकी बात को ध्यान में रखना चाहिए, समझ रहे हो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, वरना क्या होगा वो अटेंटिव ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो नीड ऑफ रिसीवर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं क्रिएट होगा। तीसरा है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ मैसेज। अब ये क्या है, बी अवेयर ऑफ टोन। टोन का मतलब है आप कितना तेज बोलना है, कितना धीरे बोलना है, डांटने की स्पीड अलग होती है, समझ रहे हो, टोन समझाने की टोन अलग होती है, मोटिवेट करने की टोन अलग होती है। और कंटेंट का मतलब है आपका कंटेंट कितना अच्छा होना, जैसे जैसे नोट्स में जो आपको दे रहा हूँ ये मेरा कंटेंट है, तो कंटेंट सिंपल होना चाहिए, बुक से भी बिल्कुल लाइट होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ जाए कि सर कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद आपके एंगल से है यू मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर। अगर सेंडर अच्छा है, मैसेज अच्छा है, लेकिन लिसनर अटेंटिव नहीं है, लिसनर में लिसनिंग क्वालिटी नहीं है, तो मैसेज कभी भी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, फीडबैक बेटर नहीं आ पाएगी। तो बेटर फीडबैक के लिए क्या करना चाहिए, एज अ लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, राइट। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक का मतलब है जैसे क्लास के बाद आपको डाउट पूछना चाहिए, ये फीडबैक है। क्लासेस होने के बाद एक रेगुलर इंटरवल में टेस्ट होना चाहिए। तो ये टेस्ट क्या बताते हैं कि मेरे और आपके बीच में जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं और आप सीख रहे हो। तो दिस इज प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक लेना और देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या है, जो हम कर रहे हैं उसको, और जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट फ्यूचर में क्या होगा वो भी बताना, समझ रहे हो। क्योंकि कोई भी टॉपिक को आप सिर्फ प्रेजेंट में लेके चलोगे तो हो सकता है सेंडर को उसका स्कोप पता ना चले, सॉरी रिसीवर को। तो रिसीवर को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से लिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसको समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं आगे चल के। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। दिस इज द मेजर टू कम्युनिकेट, मेजर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएं ये हमने डिस्कस किया। बोलो। तो बस यहाँ तक करने के बाद हमारा डायरेक्टिंग का चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। ये हमारा डायरेक्टिंग का लास्ट टॉपिक था कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के अंदर ये लास्ट टॉपिक था हमारा कौन सा, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट इज वाई इसने हमारा 15 मिनट्स ऑलमोस्ट लिया, इसको हमने डिटेल से किया। और एक ना एक बैरियर एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तभी मैंने इसको प्रेप क्लास में ना करा के मैंने आपको कराया इसको एक सेपरेट क्लास में, मतलब मैंने उसको लास्ट क्लास में ना करके
फ्रेश क्लास में लिया, राइट। तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम